यूथ के पर्सपेक्टिव से कंवल जी ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि यूथ की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी और यूथ की कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसमें सबसे अगर पहले देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नर सतपाल मलिक जी आए थे तो उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के लिए 50,000 जॉब्स जो हैं वो आएंगी और यूथ को रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू आ गए तो उनके टाइम में आ गया कि 25,000 जॉब्स जो हैं वो आएंगी और जम्मू के लोगों को जॉब्स मिलेंगी। उसके बाद अभी मनोज सिन्हा जी आए हैं और अभी दोबारा से आ गया है कि 20,000 जॉब्स आएंगी और जम्मू के लोगों को मिलेंगी। तो बात हर बार ये कुछ कम ही होती जाती हैं, बढ़ती नहीं। इसके अलावा मनोज सिन्हा की 5 साल की जो कार्यप्रणाली हमने देखी है तो 2 4 5 महीने तो लोगों को समझने में लग जाते हैं और जम्मू में आए उनको करीबन 2 महीने हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके पड़े थे जिनके बारे में एडवाइजर्स ने डिसीजन लिया। उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन था मुबारक मंडी को लेकर। एडवाइजर ने अगस्त के महीने में कहा कि भैया आप म्यूजियम को शिफ्ट कर दीजिए दूसरी बिल्डिंग में, लेकिन जो जूनियर अफसर है उसने 2 महीने तक वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद एडवाइजर के उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो वहां पे जाते हैं और वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है इन पार्ट्स। फिर खुद एलजी को वहां पे जाना पड़ता है क्योंकि हालात मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के इतने बिगड़ चुके हैं और जो जूनियर अफसर हैं वो सीनियर अफसर को मानते नहीं, ना ही एडवाइजर्स को मानते हैं। तो एक माहौल बन गया है जहां पे अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं। हमारे यहाँ पे एक फाइनेंशियल कमिश्नर थे जो जेएंड के बोर्ड के मेंबर भी थे। इसके अलावा बहुत सारे बोर्ड्स के मेंबर थे और उन्होंने 60 लाख रुपए हड़प लिए। तब के एलजी साहब ने इसका कॉग्निजेंस लिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कॉग्निजेंस लिया। तो उन्होंने कहा भैया तूने चोरी तो कर लिया लेकिन अब ऐसा करो कि पैसे वापस कर दो तो चोरी छुप जाएगी। तो वो भी बाबू जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहादुर, बहुत ही पावरफुल बाबू हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि टीडीएस के तो मेरे 20 लाख कट गए हैं, वो तो मैं वापस कर नहीं सकता। 40 लाख हैं, ये आप ले लीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तो पीछा क्या छोड़ना था, उसके बाद तो उनकी इतनी वाहवाही हो गई कि यूएसए का टूर लगाए। अभी जावेद साहब ने बात करी कि यूएई में एक फार्मर्स प्रमोशन थी, वो कोई बिजनेसमैन की प्रमोशन नहीं थी, वो फार्मर्स गए थे वहां पे। तो फार्मर्स ने जो जिनके ऊपर एफआईआर लगी हुई हैं वो फार्मर बन के वहां पे चले गए। तो साथ में वो बाबू भी उनके साथ गए। बाबूजी का एक चेला भी है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर, जो जम्मू को भी मुगलिया सल्तनत के साथ जोड़ देता है, दिवाली पे होली के रंग फेंक देता है और बसोली की पेंटिंग को भी कहता है कि ये मुगलों की यहाँ पे वो थी। ऐसे भी माइंडसेट के बहुत से लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो बहुत रिसेंटली जो गवर्नर एलजी साहब थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कानून लाया है जिसको 2248 के नाम से लोग यहाँ पे जानते हैं कि आइदर आपकी 22 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई हो या आपकी एज 48 साल हो गई हो तो सरकार आपको यहाँ से छुट्टी कर सकती है। उसमें सतपाल मलिक जी ने एक बात कही कि यहाँ पे बहुत से जमाती जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में भर गए जो पाकिस्तान के समर्थक हैं। तो हमने तो सोचा कि शायद ये उनके लिए ही कानून आया। तो इस कानून की बहुत रिसेंट इंप्लीमेंटेशन जेके बोस में हो गई है। तो उसमें एक पीएन को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जो दिग्गज जिनको हम कहते हैं ये कमाऊपूत भी हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है सबके खास वही रहते हैं। तो जो कमाऊपूत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाता। और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक खुलासा किया कि मेरे पास एक ब्लैक डायरी है जिसमें 3 पेजेस भरे हैं, अगर एक भी पेज सामने आ जाए तो बहुत एटम बम का यहाँ पे एटम बम जैसा धमाका हो जाएगा। लेकिन अब साल 2 हो गए हैं,
ब्लैक डायरी में से एक भी पेज बाहर नहीं आया, ना ही एक जिन बाहर आया। तो अभी अहमद अली फयाज साहब हमारे से शायद उनका लिंक टूट गया है, तो इसलिए मैं डॉक्टर साहिल को कहूंगा कि वो अपने विचार जो हैं वो सामने रखे, ताकि हमारा ये बीच पे जो है वो टूटे ना। तो इतनी देर में अहमद अली फयाज साहब जब जुड़ते हैं तो हम उनसे बात करें। Hello, good afternoon to all of you. Am I audible? Hello. हाँ डॉक्टर साहब सुनाई दे रहे हैं। ओके ओके। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट्स को। I'm feeling very lucky कि इतने एक्सपीरियंस्ड लोगों के सामने बैठकर बोलने का मौका मुझे दिया जा रहा है, और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, डेवलपमेंट एंड करप्शन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। I will still use the word Jammu and Kashmir. Why? Because we both have different problems. Our all problems are not same. अभी जावेद सर ने कुछ बातें करी जिनमें उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई थी। करप्शन, नो डाउट करप्शन बहुत बड़ा इशू है। करप्शन नॉर्मलाइज हो चुका है, एंड इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि अब किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। यू विल नॉट सी पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट करप्शन। मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम करप्शन को लेकर कभी प्रोटेस्ट हुआ हो, नहीं हुआ, मुझे याद नहीं। हाँ, अन्ना हजारे के टाइम बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, यूथ मोटिवेट हुआ था और यूथ ने ये सोचा था कि चेंज आएगा। नो डाउट एज यूजुअल पॉलिटिकल पार्टी बन गई, एंड जितने भी चीजें थी वो सब यू टर्न एज यूजुअल। फिर उसके बाद मर्सी पिटिशंस एंड ऑल दैट, और करप्शन नॉर्मलाइज हो गया। ठीक, उसके बाद जावेद साहब ने बातें की कि कश्मीर में डेवलपमेंट का डेफिसिट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। और इलेक्शन रिगिंग की वजह से, इलेक्शन रिगिंग ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया वहां की प्रॉब्लम्स में। बिल्कुल 100% राइट है, इलेक्शन रिगिंग्स हुए हैं। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में कंपैरिजन किया जाए तो जम्मू बहुत ज्यादा पीछे है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि जम्मू के साथ एक और प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, वो है टॉक्सिक अपीजमेंट। ठीक, जिन जिन लोगों ने शोर किया, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने अपने राइट को मांगा, उनको चुप किसी भी तरह से मांगा हो, मैं उनके प्रोटेस्ट के हर राइट को जेन्युइन ही ठहराता हूँ। चलिए, पत्थर स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, गन भी उठा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपका हक है किसी तरह से। चाहे इलेक्शन रिग, उसमें गवर्नमेंट का ही रोल है। इलेक्शन रिग हुआ, गवर्नमेंट गलत, करप्शन हुआ, गवर्नमेंट गलत, ठीक है। लेकिन उसको अपीज करने के लिए आपने जम्मू का गला काट दिया। खाली जम्मू के कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा, रीजन की बात नहीं कर रहा, सबके साथ एक बराबर व्यवहार हुआ। जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, सबसे पहले जम्मू के आप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए तो हेल लॉट ऑफ डिफरेंस होगा। बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाया जाएगा कि जैसे टूरिज्म स्पॉट्स आपको कश्मीर वैली के अंदर दिखेंगे, बहुत फार फ्लंग रीजन में चले जाइए और जम्मू के अप्रोचेबल टूरिस्ट स्पॉट्स में चले जाइए। झज्जर कोटली चले जाइए, खत्म कर दिया। आप भद्रवाह चले जाइए, मेरा होम टाउन है, खत्म कर दिया। कुछ नहीं, वहाँ आपने टेंडर्स निकाले, टीआरसीज बनाए, कम्प्लेक्सेस बनाए, उनके अंदर आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी, लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगा दिया, उनकी तनख्वाहें आप नहीं देते, अंधेर नगरी में जाके रखिए, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो एक बड़ी सुनने में मुझे मिली, निशिकांत जी ने बहुत अच्छी बात की कि हमारी कंट्री एक रूल ऑफ लॉ से चलती है और एक पूरा सिस्टम है, डेवलपमेंट का एक पूरा सिस्टम है। पॉलिटिशियंस हैं, लेजिस्लेट करते हैं, फिर उसके बाद आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स एग्जीक्यूट करते हैं, और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं वो आरटीओ की 9% फीस को लेकर जो भी इशू हुआ उसको वो एक किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो निशिकांत जी ने उसमें बहुत सारी बातें बताई कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये थी कि 9% लॉ को रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट किया। रिट्रोस्पेक्टिव मींस
जिस पर्सन ने नई गाड़ी खरीदी है इस लॉ के आने से पहले, उसकी फीस आरटीओ के पोर्टल पे अपलोड हो चुकी थी। उसके बाद आपने उसकी रजिस्ट्रेशन को रोका, उनको नोटिस भेजा, उन लोगों को दोबारा ऑफिस में बुलाया और नई तरह से आपने उसकी फीस ली। इसका क्या मतलब है? ये किसी कोई पॉलिटिशियन कर रहा है क्या? नहीं, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स इस कंट्री की क्रीम है, एक मशीन है जो मशीन इस कंट्री को चलाती है। और इतना तो कोई सोशल साइंस की भी किताब में पढ़ लेता है छोटा बच्चा कि रिट्रोस्पेक्टिव, मुझे नहीं लगता कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं, बट रिट्रोस्पेक्टिव कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और हमारी टॉप हायरार्की ऑफ ब्यूरोक्रेसी ने इस लॉ को रिट्रोस्पेक्टिव भी अप्लाई कर दिया। सो कहने का मतलब ये है कि आप करेंगे तो करेंगे, आप जाएंगे तो जाएगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमें एक सोल्यूशन, जब हम ये चीज देखते हैं कि सोल्यूशन हमें एक दिखा था, सबसे पहले हम यूथ के ऊपर आ जाते हैं कि आप क्या करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को कंपैरिजन कर लीजिए। बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है कश्मीर और जम्मू के बीच में, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू के अंदर ज्यादा है, कश्मीर के अंदर कम है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सेकेंडरी इशू है। अब आप इसको आगे क्या करते हैं? पोस्ट 370 की बात हम कर रहे हैं। पोस्ट 370 2 4 10 20 पोस्टें, जो भी चीजें नोटिफिकेशन निकली, आपने उन चीजों को नोटिफाई कर लिया, पोस्ट आपने एडवर्टाइज कर ली, उनमें आपने सिलेक्शन भी कर लिया। ठीक है, मैं घर पे हूँ, मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मैं किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया, लेकिन उन सिलेक्शंस को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट कहाँ हुआ? कश्मीर में भी हुआ, और प्रोटेस्ट आपका जम्मू में भी देखने को मिला। प्रोटेस्ट किसने किया? रूलिंग पार्टी ने भी किया और अपोजिशन ने भी किया। ठीक है, और हमारे पास उसका रिजल्ट क्या है? अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ गवर्नेंस ऑफ J&K ये कहता है, गवर्नर साहब कहते हैं कि जेके बैंक की रिक्रूटमेंट में डिस्पैरिटी है, करप्शन है, और हम क्या करते हैं? हम इस लिस्ट को क्वैश कर देते हैं। मतलब ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट उठती है और उस लिस्ट को क्वैश कर देती है। बहुत अच्छी बात है, वेलकम, बहुत अच्छा डिसीजन है, एक यूथ के हक का डिसीजन आपने लिया कि आपने उस लिस्ट को क्वैश कर दिया। बट वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? अगर वो लिस्ट गलत बनी थी तो किसी ने तो बनाई थी। गवर्नर साहब उठे, गवर्नर साहब ने क्वैश कर दिया, हमने सबने तालियां बजाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी चीज है, आपने कैंसिल कर दिया। बट अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? क्या आपने किसी के अगेंस्ट एक्शन लिया? नहीं लिया। तो वो एक्शन कौन लेगा? हम लेंगे, हम लोग लेंगे? नहीं, वो आपके ही सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना के रखी हैं। करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो है, सीबीआई है, ईडीआई है, एनआईए है, सब कुछ है। आप किसी एक से इन्वेस्टिगेट करा लेते उस लिस्ट को, आपने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कराया। ठीक, 2016 केएस का इशू, अभी कंवर सिंह जी ने इशू उठाया, बहुत अच्छा इशू है। इसमें बहुत सारा यूथ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सिलेक्शन प्रोसेस गलत हुआ, ठीक है, ठीक ही हुआ होगा, आपने किया है तो ठीक हुआ होगा, लेकिन यूथ रोड पे था, सारा यूथ रोड पे था। ठीक है, यूथ ने क्या किया? यूथ का ये कहना था कि वर्किंग जो है वो ठीक नहीं है, जेकेबीएससी की वर्किंग ठीक नहीं है। उसके अगेंस्ट उनके पेपर चेकिंग में कोई फॉल्ट है, कोई डिजिटल स्कैनिंग का इशू था, जहां तक मुझे याद है कुछ भी इशू था, और यूथ बेचारा सुप्रीम कोर्ट चला गया। यूथ ने क्या किया? यूथ ने अपने जेब से पैसे डाले, इकट्ठे किए, लॉयर्स किए, और आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सिचुएशन ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट से लड़ना है तो भी आपको अपने पैसे खर्चने हैं। पहले गवर्नमेंट आपका आपके राइट्स को या आपको हरास करती है, और उसके बाद आप क्या करते हैं? आप जाते हैं और आप कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा? अपने ही पैसे खर्चेंगे, वहां से डिसीजन कुछ भी आ जाए, बट वो भी एक एक्स्ट्रा जो है वो यूथ को ही झेलना है। ठीक है, ये आपके एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है। दूसरी चीज, अभी एक चीज और कह रही थी कि कोविड मैनेजमेंट में स्कैंडल्स हैं। जम्मू कश्मीर के स्कैंडल्स
आए सामने या ना आए, आएंगे भी तो उनका क्या होगा, एवरीबॉडी नोज इट, बिकॉज वी आर अ स्पेशल स्टेट। तो यहाँ पे हर चीज बहुत स्पेशलिटी से होगी। बट एक छोटा सा केस अभी कोविड को लेकर सामने आया था, परसों मैं न्यूज में देख रहा था। दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑक्सीमीटर्स खरीदे हैं, ओके। वो 63,000 का एक ऑक्सीमीटर उन्होंने परचेज करा हुआ है। उसके बाद उनका कहना ये है कि भाई हमने तो ये जेम के ऊपर से जेम पे जाके परचेज किया है। नो डाउट जेम एक बहुत अच्छा पोर्टल है, उसमें कोई भी वेंडर जाके अपने प्रोडक्ट डाल सकता है, उसका रेट डिस्प्ले होता है और आप वहां से ले सकते हैं, ओपन ट्रांसपेरेंट है। लेकिन उस पे जेम पोर्टल पे क्या ऑक्सीमीटर्स की सबसे बेस्ट प्राइस 63,000 ही थी एक ऑक्सीमीटर की। तो आपने 63,000 का ऑक्सीमीटर खरीद लिया और ये क्या क्या आप ट्रांसपेरेंट है, नॉन करप्ट है, क्योंकि आपने जेम से लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि करप्शन तो नॉर्मलाइज हो चुकी है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, वी नीड टू चेंज द सिस्टम। वो आप आज करें, कल करें, परसों करें, जब मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, इतनी जल्दी होता दिखेगा नहीं। करप्शन हर जगह है, जम्मू कश्मीर यूटी में ज्यादा है क्योंकि सुनवाई ही नहीं है। अभी परसों हम ये कह रहे थे कि आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब का शायद ट्विटर हैंडल पे आप ट्वीट भी कुछ नहीं कर सकते। सो दिस वाज द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट किस लिए पॉपुलर थी? गवर्नेंस के लिए। एक ट्विटर पे आपको वीजा मिल जाता था। अगर आपको वीजा चाहिए, अब आप किसी डिस्ट्रेस में हैं, आपको वीजा चाहिए, तो आप ट्वीट कर देते थे और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपका वीजा भी लगवा देती थी। और आज की डेट में सिचुएशन ये है कि आप एक ट्विटर अकाउंट को अपने ब्लॉक करते हैं, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करते हैं, ऑफिशियल हैंडल को ब्लॉक करते हैं, आप उस पर ट्वीट भी नहीं कर सकते। अगर आप ट्वीट करके भी आंसर नहीं लेंगे तो डू यू थिंक कि आरटीआई से आंसर मिलेगा? आरटीआई से भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। आपके ग्रीवेंस सेल का भी वही हाल है। फिर उसके बाद चेंजेस आते हैं कि ये सब चेंजेस कब हुए? ये चेंजेस अभी पोस्ट 370 है। उससे पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सेकेंडरी इशू है। पोस्ट 370 के जानने का सबसे बड़ा काज क्या है? 370 को लोग आज अपोज क्यों कर रहे हैं? वो लोग अपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 370 जो है ये एक मैं ऐसे कहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रिविलेज था, हमारे गले में एक हार था, जिस हार से इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन, रिलीजन, आपने कॉमन सिटीजन का गला घोंट दिया। आप स्टेट को नंबर 2 करप्शन पे बनाए, अनएम्प्लॉयमेंट पर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और हालत ये है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज फ्रॉम बीइंग कैपिटल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ये एक स्मोकिंग कैपिटल बन चुका है। आज की डेट में जम्मू कश्मीर स्मोकिंग कैपिटल है। व्हाई? बिकॉज यू हैव पुश्ड द यूथ टू द वॉल। एक गवर्नमेंट ने नहीं, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने नहीं, पास्ट गवर्नमेंट से ही लेकर ये चला आ रहा है। ये 1947 से ही चला आ रहा है और ये आज भी कंटिन्यूड है। Nobody has tried to solve it. Nobody has tried to solve it. कोई आम आदमी से ये एक्सपेक्ट करना कि आम आदमी उस चीज को उनको ये सॉल्व करेगा, हम नहीं कर सकते यार। ये हमारी ड्यूटी भी नहीं है। आम आदमी बहुत ज्यादा बिजी अपने ही कामों में है। उन सब चीजों के लिए हमने एक सिस्टम बनाया था। हम वोट करते थे, हम एक ओलिगार्क को हटा के दूसरे ओलिगार्क को लाते थे कि भैया आप आके यहाँ रूल करो। ठीक है, आपसे तंग आ गए। इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी का हम खेल खेलते रहे। और आज की डेट में सिचुएशन ये है, वी डोंट हैव एनी पॉलिटिशियन जो भी स्टेट को रूल कर रहा है ऑन पेपर। वी आर अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे एमएलए अभी घर बैठे हुए हैं, छुट्टी पे हैं वो, और ये स्टेट प्रैक्टिकली ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में है। ब्यूरोक्रेट्स क्रीम ऑफ दिस कंट्री माने जाते हैं। सबसे टफेस्ट एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है और उसके बाद वो लोग ब्यूरोक्रेट बनते हैं। और ब्यूरोक्रेट बनने के बाद वो इस स्टेट के अंदर ऐसे लॉज लाते हैं जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करते हैं आम आदमी को। आप 6 महीने पहले कोई गाड़ी ले खरीदे हुए थे और आपके ऊपर 6 महीने के बाद आपके घर पे आता है कि भाई तुमने तो आरटीओ के पोर्टल पे तो आपकी फाइल फीस डिपॉजिट हो चुकी है, बट अब हमने रात को हमने लॉ चेंज कर दिया है, सुबह आप आ जाइए और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तभी मिलेगा जब आप नए सिरे से फीस देंगे। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आपके अनपढ़, अनएजुकेटेड, इलिटरेट क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं,
मैं मानता हूँ ये चीज कि वहां पे क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त हमारी स्टेट को चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? डोमिसाइल का इशू है, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है, बच्चा बच्चा इससे इफेक्ट हुआ। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आपकी पॉलिटिक्स है, आपकी गवर्नेंस है, वो आपकी मर्जी है। आपको हमने वोट देके चुना था, आगे भी चुनेंगे, आपको हमने इलेक्ट किया था, ठीक है, आपने कह दिया कि आपका पीआरसी इरेलीवेंट है, अब आप डोमिसाइल बनाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं, हम बनाएंगे, पर आप उसको किस तरह से बना रहे हैं? कोई भी ऐसा तहसीलदार ऑफिस नहीं था जिसके बाहर शोर ना हुआ हो। किसी का शोर मीडिया में आया, किसी का शोर मीडिया में नहीं आया। जम्मू के तहसील ऑफिस के बाहर जाके वीडियो बन सकता है यार, पुंछ, रजौरी, गूल, आरनास, पाडर, मचेल, किश्तवाड़, कश्मीर, ऐसी भी तहसीलें यार जहां 24 आवर्स लाइट नहीं है, वो लोग वीडियो बना के अपनी प्रॉब्लम्स को सामने नहीं ला सकते किसी के। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स उनकी हैं, सॉल्व कौन करेगा? पॉलिटिशियंस फेल्ड, ब्यूरोक्रेट्स फेल्ड, not only failed, total collapse, everything has collapsed। आपने आपने अपने एडवाइजर सिलेक्ट किए, जावेद साहब ने पूरी हिस्ट्री सुना दी, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जावेद साहब ने उनकी पूरी हिस्ट्री सुना दी कि इनकी हिस्ट्री ये है, ठीक है जी, इनकी हिस्ट्री ये है। अगर ये हिस्ट्री जावेद साहब को पता है, तो क्या ये हिस्ट्री हाईएस्ट पेडेस्टल्स पे बैठे लोगों को नहीं पता है? अगर पता है तो एक्शन कौन लेगा? और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, गवर्नमेंट एक्शन लेती है, 110% गवर्नमेंट एक्शन लेती है। मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट एक्शन कैसे और किस पे लेती है। जम्मू के अंदर ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू था, ठीक है, वन फाइन पुलिस ऑफिसर केम और ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन हो गया, बहुत अच्छी बात है, हैट्स ऑफ। आई वाज शॉक्ड कि वाओ यार, ब्रिलियंट, एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने, आईपीएस ऑफिसर ने पूरी ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन कर दिया, वी नीड मोर सच ऑफिसर्स। ठीक, 4-5 दिन के बाद किसी रेडी को लात मारी जा रही है, किसी ऑटो वाले को मारा जा रहा है, किसी मेटाडोर वाले को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है। मैं आपको रिसेंट हैपनिंग आपको बताता हूं कि रिसेंटली गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पनिश कर रही है लोगों को, पनिश कर रही है आम आदमी को, गरीब आदमी को आज भी पनिश किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी पनिश कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब पनिश कर रहे हैं, मुफ्ती मैडम पनिश कर रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गवर्नेंस की हमारी मशीनरी है वही पनिश करती है। कैसे करती है? हमारे यहाँ एक प्रोमिनेंट चौक है, शहर का मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे उड़ीसा से आया हुआ एक आदमी अपनी रेडी लगाता है। भाई जम्मू कश्मीर स्मोकिंग कैपिटल बना है, सिगरेट तो बिकेंगे, ठीक है, प्लम्बर का काम करता था, प्लम्बर का काम छोड़ के उसने सिगरेट पान बीड़ी की ठेला लगाना शुरू कर दिया। 7-8-10 साल से अपनी रोटी कमा रहा था, अच्छे से अपनी रोटी कमा रहा था। वन फाइन डे मेरी कार वहीं से गुजरती थी, बंदा वहां पे नहीं था। कोरोना तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया, दूसरे दिन भी वहां नहीं था, तीसरे दिन भी वहां नहीं था, 5वें दिन वहां एक बंदा टहल रहा था, उसको ने पूछा यार भाई साहब कहाँ गए, यहाँ पे होते थे, कहाँ गए, कोरोना तो नहीं हुआ, परेशानी में तो नहीं है, किसी चैरिटी वाले को, एनजीओ वाले को बोले कोई परेशानी तो नहीं है? कहते नहीं सर, इनका इशू हो गया। मैं क्या इशू हो गया इनका? कहते इनके ठेले पे 9:30 बजे एसएचओ साहब आए हैं, उनको चेक किया गया, तू कोई ड्रग्स तो नहीं बेचता। ही चेक्ड हिम, फ्रिस्क्ड हिम टू बी प्रिसाइज, टेक्निकली फ्रिस्किंग की उसकी, उसको उठा के थाने ले गए। मेरा कोई भाई बंधु या मुझे फ्री में सिगरेट नहीं देता था जो मैं यहाँ पे सुना रहा हूं। गवर्नमेंट की मशीनरी क्या करती है, आप वो चीजें देखें, आप वो चीजें देखिए। एक ऑलिगैर्क को चेंज करके दूसरे ऑलिगैर्क को लाना आसान होगा। मैं शायद थोड़ा सा कंटेक्स्ट से बाहर भी जा रहा हूं, बट यू हैव टू बेयर विद मी। तो गवर्नमेंट क्या किया, उसको एसएचओ साहब ने उठा के थाने ले लिया, 2 दिन थाने में रखा, ठीक है, थाने में रख लिया, कोई केस नहीं है उसके ऊपर, कोई भी केस नहीं है। आई चेक्ड अपॉन हिम कि भैया तुम ड्रग्स तो नहीं बेचते हो, आई चेक्ड अपॉन हिम, कोई कागज नहीं है, कोई
फॉर्मेलिटी नहीं, 2 दिन जेल के अंदर बंदा। कोई पढ़ा लिखा आदमी होता तो इलीगल डिटेंशन के केस में केस चलता, जेल में होते सारे, पूरा थाना जेल में होता। ठीक है जी, तो मैं कहा भैया आप तो बाहर आ गए हो, अब आप ठेला लगाओ। कोरोना है, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोगों के घर बार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, काम बंद हो गई, यार तुम्हारा तो पान बीड़ी का ठेला लगता था, कमा कैसे रहे हो? कहता भैया मुझसे लिखा के लिया गया है कि तू यहाँ पे ठेला नहीं लगाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट है हम। और कोरोना के टाइम में भी आपकी मशीनरी एक ठेले वाले को भी बख्श नहीं रही। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, और यार पॉलिटिशियंस आज आते हैं, कल लात मार के निकाल देंगे, इनको राइट है, हमारा राइट है। पॉलिटिशियंस के लिए तो एक बहुत ही अच्छा शेर राहत इंदौरी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, जो आज साहिब मनसब हैं, ये कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है ये। लेकिन जाती मकान किसका है? जाती मकान एक ब्यूरोक्रेट का है, जाती मकान एक पुलिस वाले का है। ये 30-30 साल, 35-35 साल ये लोग सर्विस में रहते हैं, ये सर्व करते हैं। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। गवर्नमेंट एक दिन उठती है, डेडवुड के नाम पे लोगों को बाहर निकाल देती है, लात मार के निकाल देती है बाहर, निकल जाओ बाहर। वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट वहां से क्या कहता है? यू डोंट हैव एनी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कौन बनाएगा? ये कब बनेगा ये मैकेनिज्म? आप कह रहे हैं गवर्नमेंट एक्शन नहीं करती, गवर्नमेंट एक्शन तो ले रही है, पुलिस तो एक्शन ले रही है। एनक्रोचमेंट होती है, जेसीबी चलता है, शहर के बीचों बीच दुकानें टूटती हैं, ठेले वालों को लात मार के हटाया जाता है। आप किसी रोशनी एक्ट के अंदर जिसने भी जमीन एनक्रोच की, फॉरगेट रोशनी एक्ट का कोई नाम भी लेगा तो एक बड़ी अच्छी सी एक सोच डेवलप हो गई है कि कम्युनल आदमी है ये रोशनी एक्ट की बातें करते हैं, ऐसा भी हमारे मीडिया के अंदर नैरेटिव चलता है। आप छोड़ दीजिए रोशनी एक्ट की स्कैम, छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी स्टेट लैंड्स एनक्रोच हुई है ना, होती है ना, उनको कोई नहीं हटाता। कोई पुलिस वाला, कोई ब्यूरोक्रेट आपको किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी से लैंड एनक्रोचमेंट की हुई लैंड वापस लिए हुए दिखा? आज तक नहीं दिखता। 1, 2, 3 कोई नहीं दिखता। जाएंगे, भाई तुम्हारे घर का नक्शा ठीक नहीं है, ये मकान तोड़ो, तुम्हारी फड़ी रेड़ी सड़क पे लगी है, इसको हटा दो। आएंगे, लात मार के चले जाएंगे। जाओ किसी स्टेट लैंड को हटाओ, नहीं हटाएंगे। वो नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? रीजन क्या है? करप्शन हैज बीन नॉर्मलाइज्ड इन दिस सोसाइटी। करप्शन हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। मैं यहां बैठा हूं, मेरा कोई काम है, मुझे पता है काम कैसे होगा। आप ये चीज कहते हैं 370 के बाद आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आप दुबई जाते हैं, दुबई से एक फूड प्रोसेसिंग चेन को उठा के लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब दुबई क्यों जा रहे हैं? अब अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, सऊदी चले जाइए, कतर चले जाइए, कहीं से भी उठा के किसी को भी ले आए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, वी नीड जॉब्स, गवर्नमेंट कैन नॉट कैटर ऑल ईच एंड एवरीवन, वी नीड प्राइवेट जॉब्स, ठीक है, हमें चाहिए। बट एक छोटी सी चीज है, जेके ईडीआई के अंदर हजारों बच्चों के डेयरी फार्म के लोन्स की फाइल्स पड़ी हैं, धूल चाट रही हैं वो। उन फाइल्स को नहीं निकालोगे? टू क्रिएट जॉब्स, टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू आर गोइंग टू दुबई, वेरी गुड। कैपिटलिज्म इज ए रियलिटी, इट इज अ नीड ऑफ एवरी डेवलपिंग सोसाइटी। लेकिन अंधे हो गए हो। आप एक बार ईडीआई में सर्वे कीजिए, भाई कितनी फाइल्स यहां पड़ी हैं, जेके बैंक के पास कितने लोन की फाइल पड़ी, लोन दे दो, हम डेयरी फार्म खोलेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, हम जाके फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं, आप चले जाइए। मेरा नहीं है,
बहुत सारे लोग हैं, हजारों की तादाद में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के होंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हैं उनका छोड़ दो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का ले लो आप। क्या ईडीआई में ऑफिसर्स नहीं बैठे, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बैठे? पैसा नहीं है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है, ओके। आप क्या करते हैं, हम देखते हैं कोई भी शहर के अंदर कोई भी इनटॉलरेंस का इशू हमारी कंट्री में आया, लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए। ब्रिलियंट काम, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम है। आज फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हैं लोग, स्पोर्ट्समैन भी पंजाब के कह रहे हैं कि हम अपना अवार्ड वापस कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। क्या आज तक किसी भी ब्यूरोक्रेट ने यह बोला है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, मैं अपनी नौकरी छोड़ता हूं? किसी ने भी बोला हो? एक आध पॉलिटिशियंस से तो उम्मीद खत्म, छोड़ दीजिए, आज है कल नहीं होंगे, किराएदार है। लेकिन जो 30-40 साल नौकरी करते हैं, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम देके क्वालिफाई करते हैं, भाई स्टेट का टफेस्ट एग्जाम देके आप क्वालिफाई कर रहे हो, बच्चे अपनी जान लगा के एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। किसी ब्यूरोक्रेट ने आज तक बोला कि भाई मुझे मंत्री साहब काम करने दे रहे, मैं रिजाइन कर रहा हूं? नो, नेवर। व्हाट डज दिस सिग्निफाइज? This signifies that corruption has been normalized. It is running in the blood of government machinery. ठीक, solutions क्या है आपके पास? We need bureaucratic reforms. We need to reform this machinery. कौन रिफॉर्म करेगा? कोई नहीं करेगा। कोई इसलिए नहीं, ये नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये इशू ही नहीं है। आपने एक पूरे एनवायरनमेंट के अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, लद्दाख, चाइना, बांग्लादेश, भाई ये सब चीजें हैं, ये रियलिटी है। और ये आज नहीं है कि ये आज पहली बार 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ही कर रही है। नहीं यार, 1971 में आप फौज भेज के बांग्लादेश चले गए थे, 1947 से आप लड़ रहे हैं, 1962 में आप चाइना से लड़े। पहली बार तो नहीं हम देख रहे कि गलवान के अंदर फौजी आ गई। दिस इज नॉट न्यू, ये सब चलता रहेगा। दुनिया घूम रही है, वो रुकेगी नहीं। सारा सोलर सिस्टम मूवमेंट कर रहा है, वो रुकेगा नहीं। उन चीजों से हम तब इम्पैक्ट होते हैं जब कोई अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, वो चीजें हम तब इम्पैक्ट करती है। ये हमें तब इम्पैक्ट करेंगे जब हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। डेली लाइफ में हमें इम्पैक्ट नहीं करते। छोटी छोटी पाकिस्तान या नेबरिंग कंट्रीज जो करती हैं, बॉर्डर क्रॉस करती हैं, वेपन बेचती हैं, ड्रग्स बेचती हैं, तंग करती हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं, वो करेंगी, उनका काम है, वो करेंगे। लेकिन हम अपने अंदर, अपने घर में हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? आप कह रहे हैं रोशनी स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम है। ये मॉरल स्कैम, ये खाली इकोनॉमिकल स्कैम नहीं, ये मॉरल स्कैम भी है। मॉरल स्कैम कैसे कि रोशनी एक्ट करप्शन करने के बाद हुआ, चोरी करने के बाद हुआ, एनक्रोचमेंट करने के बाद हुआ। रोशनी एक्ट बनाने के बाद एनक्रोचमेंट्स नहीं हुई, ये एनक्रोचमेंट्स पहले ही हो गई थी, इनको आपने लीगलाइज कर दिया। तो ये इकोनॉमिकल स्कैम नहीं है। जब ये सब एनक्रोचमेंट्स हो रही थी तब हमारा सिस्टम कहां था? मैं पॉलिटिशियंस, फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती मैडम, हमारे अपने जम्मू के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, ये सब पॉलिटिशियंस हैं। ये आएंगे चले जाएंगे, हमारे पास पावर है इनको बाहर फेंकने का, चले जाएंगे ये लोग। जब भी रोशनी स्कैम हो रहा था, किसी भी एक पटवारी ने बोला था कि ये गलत हो रहा है? किसी भी एक पुलिस वाले ने बोला था कि ये गलत हो रहा है? नहीं बोला था। वो क्यों नहीं बोला था? वो इसलिए नहीं बोला था कि हमारा सिस्टम ही सर चूसा है, टोटल कोलैप्स है ये सिस्टम। आपको इसको रिफॉर्म करना है, और जब तक ये रिफॉर्म नहीं होगा, ये सरदर्दी खत्म नहीं होगी। हम यही बातें मेरे फादर साहब डिस्कस किया करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। यार ट्रांसफर नहीं हो रही, वो इतने पैसे मांग रहा है। यही बातें मेरी मदर डिस्कस करती थी, ट्रांसफर नहीं हो रही, सीओ साहब इतने पैसे मांग रहे हैं।
यही बातें हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। फर्क क्या है? वो लोग घर में टी स्टॉल पे, दुकान पे, मार्केट में डिस्कस करते थे, हम वेबिनार के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। फर्क ये है, ये चीजें मेन स्ट्रीम हो चुकी हैं, ये नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। आप कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है भाई, जो थोड़ी बहुत जॉब्स तुम आप दे रहे हो, अच्छी बात है, आप जॉब्स दे रहे हो। आप वो जॉब्स कैसे दे रहे हो? यार फायर सर्विस की लिस्ट भी नहीं छोड़ी, फायर सर्विस की लिस्ट भी नहीं छोड़ी यार। वो लोग फायर टेंडर्स होते हैं, वो आग के अंदर कूदते हैं, पानी डालते हैं, अपनी जान पे रिस्क लेके वो काम करते हैं। आपने वो लिस्ट भी नहीं छोड़ी। मैं नहीं कह रहा यार, ना मैंने फॉर्म भरा, ना मेरे किसी रिलेटिव ने फॉर्म भरा। जम्मू में तो ये एबिटल लोग फॉर्म ही नहीं भरते, जम्मू के लोग तो फॉर्म ही नहीं भरते। दे नो इट, दे नो इट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कभी जाके किसी रिक्रूटिंग एजेंसी में चेक कर लो कि जम्मू के बच्चों ने कितने फॉर्म भराए। जम्मू का बच्चा फॉर्म ही नहीं लगाता, उसको पता भी नहीं होता नोटिफाई हो रहा है नहीं हो रहा। उस ही नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, आपने फायर टेंडर्स लगाए, आपका रूलिंग पार्टी का यूथ विंग, अपोजिशन का यूथ विंग, आप दोनों सड़कों पे, और पूरा मीडिया तामझाम आपके पीछे था कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, हो गया, शोर शराबा हो गया, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह आप लोग छा गए, फोटोज, बैनर सब आपके बन गया, प्रोटेस्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ? कोई स्टे लगा? उठते गवर्नर साहब उठते, क्वैश कर देता हूं मैं लिस्ट। जब मलिक साहब क्वैश कर सकते थे, सर आप क्यों नहीं क्वैश कर सकते? आप क्यों नहीं क्वैश कर सकते सर? क्वैश करी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहां है? उसके अंदर जो ऑफिसर, आप उन ऑफिसर्स आज भी वही हैं, वो वहीं बैठे हुए हैं। आप किस चीज से हमें गारंटी देंगे कि कल को वो रिजल्ट ट्रांसपेरेंट निकलेगा सर? मतलब आप आज ऊपर बैठे हैं तो वो ऑफिसर्स ठीक ठाक काम करेंगे, कल आप चले जाएंगे क्योंकि किराएदार हो, जाती मकान नहीं है। जो आज साहिबे मनसब हैं, ये कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान नहीं है। आप जाती मकान समझ के बैठ गए हैं सर। कल आप चले जाएंगे, आपने तो रामराज भी लाया, आपने निजाम मुस्तफा भी लगा दिया, सिलेक्शंस हो गई, आपने जो गलत सिलेक्शंस हुई थी उन लिस्ट को क्रैश कर लिया, बहुत अच्छी बात है, हेड्स ऑफ तालियां। आप गारंटी दोगे कि जब आप चले जाएंगे तो ये सिलेक्शंस फेयर होंगी? ये 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 सोचने वाली बात है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जावेद साहब ने ये शेर पढ़ा था। सर ये मुंसिफ सारी सारी जिंदगी जेलने हैं, आपने जेले, हमने जेले, ये कल हमारे बच्चे भी जेलेंगे सर। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। एक सेकेंड, ये सोल्यूशन नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे? सो सोल्यूशन यही है इस चीज का कि हम एक सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करें, जो सिस्टम चले। वी डोंट नीड, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दीजिए, सिस्टम बना दीजिए, हम खुश हैं। तो आप सब लोगों का टाइम लेने के लिए और थैंक यू, मुझे मेरी कंसर्न्स रेज करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आई एम सॉरी फॉर दैट।